नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स स्ट्रक्चरल डाइवर्जेंस। 26 मई 2026 के ताज़ा हालातों को देखते हुए आज हम ये समझेंगे कि कैसे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं और नीतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशाओं में भाग रही हैं और सबसे ज़रूरी बात, इसका बाजार पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस सफ़र के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहले हम बात करेंगे नए फेड और सॉवरेन डेट की, फिर जियोपॉलिटिक्स और ऑयल मार्केट्स की। उसके बाद हम ग्लोबल इकोनॉमिक डाइवर्जेंस को समझेंगे, फिर कॉर्पोरेट अर्निंग्स और मार्जिन पर नज़र डालेंगे और आखिर में बात करेंगे क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स की। हम ग्लोबल मैक्रो लेवल से शुरू करके सीधे ज़मीनी स्तर की हकीकत तक जाएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, नया फेड और सॉवरेन डेट। यहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा, हाल ही में 22 मई को जस्टिस क्लैरेंस थॉमस ने केविन वॉश को फेडरल रिजर्व के 17वें चेयरमैन के रूप में शपथ दिलाई। अब वॉश का नज़रिया सच में बहुत दिलचस्प है। उनका मानना है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेज़ी से हो रहा विस्तार ग्लोबल लेवल पर महंगाई के दबाव को कम करेगा और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। जेरोम पावेल के समय में जो संस्थागत टकराव और न्याय विभाग की जांच चल रही थी, उसके मुकाबले भविष्य को लेकर ये बहुत ही आशावादी रुख है। लेकिन कहानी इतनी भी आसान नहीं है। अब जरा इस 70% के आंकड़े पर गौर कीजिए। व्हाइट हाउस भले ही इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाना चाहता हो, लेकिन सीएमई फेडवॉच का डेटा एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। इसके हिसाब से 70% चांसेस बात के हैं कि इस साल के अंत तक ब्याज दरें मौजूदा स्तरों से ऊपर ही रहेंगे, और इसका मुख्य कारण है मजदूरी और एनर्जी से जुड़ी महंगाई। अब जरा इस ग्लोबल सॉवरेन यील्ड्स की टेबल पर नजर डालिए। अमेरिका की 10 वर्षीय यील्ड 4.56% के ऊंचे स्तर पर टिकी हुई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पैसा उधार लेना अभी भी काफी महंगा है, और ये वित्तीय दबाव ऐसे समय में और भी चुभता है जब अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट पर ईरान युद्ध को लेकर आर्थिक तैयारियों की कमी के चलते कड़ी विधायी जांच चल रही है। और इसी बात से हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, जियोपॉलिटिक्स, ऑयल और सेफ हेवन एसेट्स। मिडिल ईस्ट में अभी जो रस्साकशी चल रही है, उसे समझने के लिए इस टाइमलाइन को देखिए। 28 फरवरी 2026 को ईरान में युद्ध शुरू हुआ। इससे ठीक पहले हॉर्मोज जल डमरूमध्य को फिर से खोलने की बात हुई थी, जिससे शांति की उम्मीदें जगी और इडेमित्सु मारू नाम के एक जापानी टैंकर ने वहां से सुरक्षित यात्रा भी की। लेकिन 25 मई को दक्षिणी ईरान में जो अमेरिकी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक्स किए, उन्होंने ये साफ कर दिया कि शांति अभी बहुत दूर है और सुरक्षा जोखिम अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इस कूटनीतिक तनाव का सीधा असर आप कमोडिटी मार्केट की अस्थिरता पर देख सकते हैं। शुरुआत में ऐसा लगा कि युद्ध का प्रीमियम कम हो रहा है, तो कच्चा तेल 6% तक गिर गया था, लेकिन फिर से इसमें उछाल आ गया। दूसरी तरफ अनिश्चितता के इस माहौल में सुरक्षित निवेश माने जाने वाले स्पॉट गोल्ड को सेंट्रल बैंक्स लगातार खरीद रहे हैं, जिससे ये $4,551 के आंकड़े पर मजबूती से टिका हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस भारी अस्थिरता और ऊंचे बॉन्ड यील्ड्स के बीच बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। वो भाग रहे हैं स्ट्रक्चर्ड नोट्स की तरफ। बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स के इन विशिष्ट नोट्स को देखिए। जोखिम को कम करने और किसी भी तरह थोड़ा रिटर्न पक्का करने के लिए बाजार में इन जटिल वित्तीय उपकरणों की मांग आसमान छू रही है। चलिए अब थोड़ा मैक्रो लेवल से नीचे आते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की, ग्लोबल इकोनॉमिक डाइवर्जेंस। ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दुनिया के विरोधाभास को दर्शाती है। एक तरफ देखिए, अमेरिका का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 92.8 पर है, जो दिखाता है कि अमेरिकी उपभोक्ता अभी भी कितनी मजबूती से डटा हुआ है, और दूसरी तरफ यूके का रिटेल इंडेक्स गिरकर -68 पर आ गया है, जो वहां के खुदरा बाजार की खस्ता हालत को साफ साफ बयां कर रहा है। और अगर हम इन आर्थिक आंकड़ों को और गहराई से देखें तो ये दरार और चौड़ी नजर आती है। अमेरिका में 6.56% की भारी मॉर्गेज दरों की वजह से रियल एस्टेट मार्केट ठंडा पड़ रहा है। यूके का समग्र पीएमआई अप्रैल 2025 के बाद पहली बार 50 के नीचे आके 48.5 पर संकुचित हो गया है। लेकिन इन सब के बिल्कुल विपरीत सिंगापुर 6.0% की शानदार जीडीपी वृद्धि दर्ज कर रहा है। क्या कमाल का ग्लोबल डाइवर्जेंस है ना? अब हम थोड़ा और जमीनी स्तर पर चलते हैं। सेक्शन 4,
कॉर्पोरेट अर्निंग्स और मार्जिन्स। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह के कॉर्पोरेट मॉडल्स की कहानी है। एक तरफ ऑटोजोन है, जिनका ग्रॉस मार्जिन 52.5% है, लेकिन उन पर भारी मार्जिन दबाव है और उनका डेट टू इक्विटी अनुपात -4.27 पर नकारात्मक हो गया है। दूसरी तरफ है उच्च विकास वाला टेक प्लेटफॉर्म पोनी एआई। टोयोटा के साथ पार्टनरशिप और अपना पहला $23.43 मिलियन का मुनाफा कमाने के बावजूद इनके स्टॉक को मार्केट में काफी पीटा गया है। फिर भी वे 3000 रोबोटैक्सी के साथ अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स साबित करने में लगे हुए हैं। अब जरा सीधे इस स्लाइड पर नजर डालिए। साइबर सुरक्षा क्षेत्र की दो बड़ी कंपनियों Zscaler और Okta की ये टक्कर बहुत कुछ कहती है। Zscaler का मार्केट कैप बेशक $28 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन अगर आप कर्ज की स्थिति देखें तो Okta महज $422 मिलियन के कर्ज के साथ काफी बेहतर स्थिति में है, जबकि Zscaler पर लगभग $1.86 बिलियन का भारी कर्ज है। इन सब की वजह से इनकी अर्निंग्स रिपोर्ट्स में भारी उतार चढ़ाव की उम्मीद है। Zscaler को अपने नए अधिग्रहण रेड कैनरी को लेकर कड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है। Okta के शेयरों में तेजी तो है, लेकिन अंदरूनी बिकवाली एक डरावना संकेत दे रही है। साथ ही चीन के बड़े शहरों में AI ड्रिवन डेटा सेंटर्स की डिमांड के बीच VNet ग्रुप की रिपोर्ट भी आई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ टॉपलाइन ग्रोथ दिखाकर इन कंपनियों के ओवरवैल्यूड मैट्रिक्स को सही ठहराया जा सकता है? और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले सेक्शन पर हैं, क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये नंबर $77,146। बिटकॉइन की ये जबरदस्त कीमत मार्केट के जोखिम लेने की क्षमता और भारी आशावाद को दिखाती है। ऐसा लगता है सब कुछ बेहतरीन चल रहा है ना? लेकिन रुकिए, उस शानदार कीमत के बिल्कुल विपरीत ये रही कड़वी जमीनी हकीकत। अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो एटीएम प्रदाता बिटकॉइन डिपो ने दिवालिया होने के लिए अर्जी दे दी है। नैस्डैक ने उनके स्टॉक की ट्रेडिंग रोक दी है। उनका रेवेन्यू 49% गिर गया है। और तो और उपभोक्ता धोखाधड़ी के चलते टेनेसी और इंडियाना जैसे राज्यों ने क्रिप्टो एटीएम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, हाई स्पॉट प्राइस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा सिस्टम, खासकर फिजिकल क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबल है। जैसे जैसे राज्य स्तर पर प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, कैश टू क्रिप्टो वाले फिजिकल लेनदेन गायब हो रहे हैं। डिजिटल संपत्तियां अब पूरी तरह से विनियमित और संस्थागत ETF के भीतर ही सिमट कर रह गई हैं। तो दोस्तों, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से लेकर क्रिप्टो तक जो भी डाइवर्जेंस देखा, अब उन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। आइए बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स की। इस खंडित और उलझे हुए बाजार को नेविगेट करने के लिए हमें इन 3 पैमानों पर पैनी नजर रखनी होगी। पहला, सॉवरेन डेट के बढ़ते दबाव के मुकाबले फेडरल रिजर्व की आज़ादी। दूसरा, कंपनियों की महज टॉप लाइन ग्रोथ के धोखे में ना आकर उनके वास्तविक मार्जिन एग्जीक्यूशन को ट्रैक करना। और तीसरा, स्पॉट प्राइसिंग के आशावाद के विपरीत क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर के असली संकुचन पर नजर रखना। और आखिर में मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या बाजार का ये ऊपरी स्तर का आशावाद जमीनी स्तर पर हो रहे माइक्रो इकोनॉमिक नुकसान और सिकुड़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच टिक पाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही वो सवाल है जो भविष्य के बाजार की दिशा तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।